तुर्की के सबसे बड़े इरादे पर भारत पानी फेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इजराइल के खिलाफ गई थी याचिका। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला सुनाया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और भारत के बीच में किस तरीके के संबंध है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत के मामले में इजराइल ने काफी सारी मदद करी है, खास तौर पर युद्ध के समय भी मदद करी है और आज की डेट में भारत को सबसे ज्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बात करें इजराइल ने ऐसी घड़ी में जब उसके देश पर कई तरह के हमले हो रहे हैं, तब भी इजराइल ने भारत को अपने कई सारे हथियारों को बेचा है। पर इसी क्रम में भारत के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि भारत ने भी इस समय इजराइल को बहुत सारे जरूरी हथियार दिए हैं, जैसे कि ड्रोन वगैरह की सप्लाई करी है और भी कई तरह की बातें कही जाती, जिसकी वजह से भारत के कुछ लोगों के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार को ये आदेश दीजिए कि वो इजराइल को हथियार न भेजे और उन कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द कर दीजिए। नई कंपनियों को लाइसेंस मत दीजिए, क्योंकि ये सारी जो हथियार है, ये सारे हथियार जाते हैं और गाजा में युद्ध का वजह बनते हैं। आपको बता दें, अशोक कुमार शर्मा और एक अन्य वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से इस जनहित याचिका को दायर किया गया था, जिसमें ये सारी बातें कही गई थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम देश की विदेश नीति में दखल नहीं दे सके और कोर्ट ने इसी के साथ याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इजराइल को हथियारों और उपकरणों के निर्यात में शामिल भारतीय कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकदमा भी चलाया जा सकता है, इसलिए उनकी आपूर्ति को रोका नहीं जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि हम अगर इस तरीके का दिशा निर्देश देते हैं तो विदेश नीति पर क्या चलेगा, क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। और इसके बाद ये भी कहा गया CGI के बेंच ने कि हम विदेश नीति में दखल नहीं देते हैं। क्या हम सरकार से कहेंगे कि रूस से पेट्रोल न ले या मालदीव से सारा निवेश वापस ले ले? ऐसा कभी नहीं होता है। हालांकि बहुत ही कड़े रूप से इन्होंने इस याचिका को खारिज किया है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस तरीके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अब कभी दाखिल न हो। ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो ऐसा करने लगे तब तो विदेश नीति में पूरी तरीके से दखल हो जाएगा। एक तरीके से तब सरकार सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगी और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। ये चीजें बिल्कुल भी किसी विदेश नीति के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, लोगों की नजर इस पर बनी हुई थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की अभी एक ऐसा प्लान कर रहा है जो प्लान उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन तुर्की के इस पूरे प्लान पे भारत पानी फेरने को तैयार है। भारत और तुर्की के बीच में ऐसे आमने सामने अगर कहें तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अभी तुर्की भारत के लिए बड़ा खतरा बना है। पाकिस्तान तुर्की का गठबंधन वैसे ही भारत के लिए समस्या लेकर आ रहा है। जैसे कि भारत में जैसे जैसे युद्धपोत शामिल हो रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तानी नौसेना में भी युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तानी नौसेना ने 2 नए युद्धपोतों को शामिल किया है। इसमें कार्वेती PNS बाबर और ऑफशोर पेट्रोल युद्धपोत PNS हुनैन शामिल है। इन दोनों युद्धपोतों को कराची डॉकयार्ड में शामिल किया गया और इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मौजूद थे। PNS बाबर एक मल्टीपर्पस युद्धपोत है, इसे तुर्की ने बनाया है। वहीं PNS हुनैन को रोमानिया ने बनाया है। इस दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि हिंद महासागर में नौसैनिक ताकत बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख ने तुर्की के साथ अपने सैन्य रिश्ते की जमकर तारीफ करी और ऐसा है भी। आपको बता दूं, तुर्की के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उप मंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में थे। हिंद महासागर में पाकिस्तान को मजबूत करने का काम कर रहा है तुर्की। और भी कई तरह के युद्धपोत बनाए जा रहे हैं इस्तांबुल के शिपयार्ड में पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावे माना जा रहा है कि लगातार तुर्की और पाकिस्तान का गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। अब तुर्की की एक कमजोर कड़ी क्या है? तुर्की नाटो के साथ पंगा ले चुका है और ब्रिक्स में
शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स में शामिल होने से ब्रिक्स की जो इतनी लंबी चौड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें उसको हाथ डालने का मौका मिल जाएगा। ब्रिक्स का जो संगठन है वो दुनिया के 24% GDP वाला संगठन है। 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। दुनिया की 41% आबादी इन देशों में रहती है। आप समझ लीजिए कि ये जो ब्रिक्स के देश हैं, ये ब्रिक्स के देश एक बड़ा बाजार भी है और एक बड़ा बैंक भी है। अब ऐसे में ब्रिक्स में कौन शामिल होना नहीं चाहेगा? नाटो देश तुर्की पहले यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता था, लेकिन यूरोपीय यूनियन थाली का बैंगन समझकर इसे शामिल नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ब्रिक्स के लिए ये अप्लाई कर रहा है और ब्रिक्स के लिए अप्लाई करने के लिए ये पुतिन का सहारा भी ले रहा है। रूस की मीडिया का कहना है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपका स्वागत है। चाइना भी चाह रहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है, हमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक्स की अगली बैठक अक्टूबर 2024 में रूस में होनी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तुर्की के आने से ब्रिक्स का संतुलन गड़बड़ाएगा? क्या ब्रिक्स में आने से पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल कश्मीर समस्या को उठाने के लिए करेगा? कई सारे खतरे हैं। साल भर पहले पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के मंसूबे को बुरी तरीके से फेल कर दिया। अब मामला है इसका कि एक बार तुर्की फिर से आएगा। भारत के ना कहने की वजह से सर्वसम्मति से मंजूरी नहीं मिल पाई। आपको बता दूं, ब्रिक्स के संस्थापक देश भारत की मंजूरी अनिवार्य होती है। अभी आपने देखा होगा मलेशिया के PM भारत आए और भारत से इन्होंने अच्छी बातें कही, भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की भी बात कही, और इसके पीछे कारण क्या था? कारण था ब्रिक्स की दावेदारी। अब यहाँ पर ब्रिक्स में अगर तुर्की शामिल होता है तो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर अक्सर यहाँ अपना पलड़ा भारी बनाकर रखेगा। यही वजह है कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस संगठन में तुर्की शामिल हो और भारत को अलग थलग करे। तुर्की ने कई बार कश्मीर मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान का सपोर्ट करके इस बात को जाहिर भी कर दिया है। माना जा रहा है कि भारत अपनी रणनीति को कमजोर नहीं करेगा और तुर्की की एंट्री ब्रिक्स में पसंद नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।